डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, मैं विकास दयाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के ज्योतिर्मय परिसर के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एक नई यूनिट BSW 101 की यूनिट 11, जिसका नाम है विचारधारा, मानवाधिकार, लोकतंत्र, उदारवाद, समाजवाद का अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई का उद्देश्य है मानवाधिकारों की बुनियादी समझ को विकसित करना, जिससे हम हर व्यक्ति के अधिकारों की और गरिमा का सम्मान करना सीखें, साथ ही लोकतंत्र के सिद्धांतों और कार्यप्रणाली का ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त यह इकाई हमें उदारवाद और समाजवाद जैसी प्रमुख विचारधाराओं से परिचित कराती है, जो स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में हमारी सोच को व्यापक बनाती है। विद्यार्थी मित्रों, समाज कार्य के क्षेत्र में कार्य करने से पहले समाज की संरचनाएं, उसकी समस्याएं, परंपराओं और कार्यशैली की संपूर्ण जानकारी होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। समाज में व्याप्त असमानता, गरीबी, शोषण व अन्य सामाजिक मुद्दों को समझे बिना प्रभावी समाज कार्य संभव नहीं है। समाज सेवा, उत्सव, लोकतंत्र और मानव अधिकार जैसे विषयों की गहरी जानकारी व्यक्ति को समाज के साथ जुड़ने और उसकी भलाई के लिए कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है। मित्रों, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाज के संसाधनों, उत्पादन और वितरण को समाज के कल्याण हेतु नियंत्रित करने की वकालत करती है। लोकतंत्र में हर नागरिक को स्वतंत्रता से विचार व्यक्त करने और अपनी भूमिका निभाने का अधिकार होता है, जिससे समाज में पारदर्शिता और भागीदारी सुनिश्चित होती है। मित्रों, समाज के विकास के लिए यह जरूरी है कि हम समाज के साथ बदले और विचारों, नीतियों को अपनाएं, ताकि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। इन सभी पहलुओं की समझ एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर को अधिक प्रभावशाली और संवेदनशील बनाती है। तो आइए आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से इन विचारधाराओं पर अपनी समझ विकसित करते हैं। मानवाधिकार। मित्रों, 20वीं सदी में 2 विश्व युद्धों के बाद दुनिया का शोषण और हिंसा, अत्याचार से मुक्त करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय मानवाधिकारों की घोषणा की गई। इन अधिकारों का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना, उसके सर्वांगीण विकास की सुनिश्चित करना। मानव अधिकार व्यक्ति को उसके जन्म से ही प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता का अधिकार। यह अधिकार व्यक्ति को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाते हैं। मित्रों, भारत के संविधान में इन्हें विशेष स्थान दिया गया है और इन्हें मौलिक अधिकारों के रूप में भी संरक्षित किया गया है। मित्रों, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये अधिकतर लोकतंत्र की आधारशिला है और प्रत्येक व्यक्ति के स्वतंत्र व समान अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14-18 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और किसी भी प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, जातिगत और लैंगिक भेदभाव से मुक्ति देता है। यह सभी को सार्वजनिक नियुक्तियों में समान अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 19-22 व्यक्ति को अभिव्यक्ति, विचार, आंदोलन, निवास, पेशा चुनने की आज़ादी देता है। साथ ही गिरफ्तारी और नज़रबंदी के मामले में कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 23-24 बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी जैसे शोषण के कार्यों का प्रतिबंध करता है। अनुच्छेद 25-28 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन, प्रचार करना और धार्मिक कार्यों में भाग लेने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। सांस्कृतिक और शिक्षा से संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित तथा शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32-35 यह सुनिश्चित करता है कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मौलिक अधिकार प्रभावित है तो वह सीधे उच्चतम व उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है। विधिक सहायता का अधिकार,
इस अधिकार के अनुसार जो व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक और अन्य कारणों से अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में वकील रखने में सक्षम नहीं है, उन्हें राज्य द्वारा मुफ्त विधिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार ने इस उद्देश्य से न्यायिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया, जिसके तहत राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं तालुका स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित हुए। ये प्राधिकरण जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क वकील सहायता व अन्य कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। मित्रों, ये सभी अधिकार मिलकर एक और स्वतंत्र और समान समाज की स्थापना करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम सभी लोकतंत्र विषय पर चर्चा करेंगे। लोकतंत्र के विषय में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार। इसका उद्भव प्राचीन ग्रीस के एथेंस की 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। लोकतंत्र, जिसका अंग्रेजी अर्थ है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है डेमोस, डेमोस का अर्थ है जनता, और दूसरा है क्रेसिया, क्रेसिया का अर्थ है शक्ति, यानी शक्ति जो संचालित शासन प्रणाली है। ग्रीक विचारक प्लेटो और अरस्तु ने इसे एक व्यवस्था माना जिससे जनता स्वयं शासन में भाग लेती है। अब्राहम लिंकन ने इसे सरल और प्रभावी रूप से परिभाषित किया, जनता की सरकार, जनता द्वारा और जनता के लिए। समय के साथ लोकतंत्र में बदलाव आए। विद्यार्थी मित्रों, आज लोकतंत्र के मुख्यतः 3 प्रकार प्रचलित है। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता सीधे राजनीतिक निर्णयों में भाग लेती है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण है स्विट्जरलैंड, और वहां के स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के नागरिक स्वयं कानून बनाने के लिए वोट देते हैं। दूसरा है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, जिसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वह निर्णय लेते हैं। यह प्रणाली बड़े देशों में कारगर होती है, परंतु यह एक खतरा भी है कि प्रतिनिधि अपनी इच्छा और उपेक्षा कर सकते हैं। तीसरा है संवैधानिक लोकतंत्र, जिसमें संविधान कानूनों के माध्यम से बहुमत की शक्ति को सीमित किया जाता है, और एक संगठित और नियमबद्ध प्रणाली जिससे शासन को लोकतांत्रिक होता है, परंतु निर्णय एवं निर्धारित विधियों और संस्थाओं द्वारा लिए जाते हैं। अतः मैं विद्यार्थी मित्रों, हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र केवल एक शासन पद्धति है, बल्कि एक जन भागीदारी, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता भी है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम उदारवाद को पर चर्चा करेंगे। उदारवाद, जिसे अंग्रेजी में लिबरलिज्म कहा जाता है, यह ऐसी राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और न्याय को सबसे अधिक प्राथमिकता देती है। यह विचारधारा विशेष रूप से पश्चिमी देशों में विकसित हुई। इसका मूल उद्देश्य व्यक्ति को समाज में केंद्र में रखना था। उदारवाद इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य की भूमिका केवल स्वतंत्रता की रक्षा तक सीमित होनी चाहिए। यह शासन प्रणाली को लोकतांत्रिक, पारदर्शी, न्यायपूर्ण बनाए रखने के लिए समर्थन करता है। प्रसिद्ध विचारक J.S. मिल ने उदारवाद को एक राजनीतिक सिद्धांत कहा जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानता है। प्रोफेसर सार्थक मेहता का मानना है कि उदारवाद आत्मनिर्भर, भौतिक सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा वाली विचारधारा है। इस प्रकार उदारवाद और राज्य को शक्ति को सीमित करता है। मित्रों, उदारवाद की विचारधारा में यह मान्यता है कि समाज के आधार व्यक्ति है और व्यक्ति को स्वतंत्रता, स्वायत्तता और विचारशील प्राणी के रूप में देखना चाहिए। इस विचारधारा में राज्य की भूमिका सीमित होती है ताकि हर व्यक्ति स्वतंत्रता में हस्तक्षेप ना हो। उदारवादी सोच के अनुसार हर व्यक्ति को कानून के समक्ष समान अधिकार मिलने चाहिए और जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति और अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। यह विचार सत्ता के विकेंद्रीकरण, विधि के शासन, धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को बल देता है। साथ ही यह विचार रखती है कि आर्थिक स्वतंत्रता और निजी संपत्ति व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। उदारवाद मानवाधिकारों और न्याय के सिद्धांतों को महत्व देता है, जिससे समाज में समान अवसर, अधिकार सुनिश्चित हो सके। विद्यार्थी मित्रों, हम कह सकते हैं कि उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति को स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र से जोड़कर एक समावेशी और सशक्त समाज बनाने का निर्माण करना चाहती है। यह विचारधारा आज भी विश्व भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत आधार प्रदान करती है। समाजवाद एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक प्रणाली जिसके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार और समाज के हाथों में हो, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के पास। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समानता, न्याय और संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना है। यह पूंजीवाद के विपरीत प्रणाली है। समाजवाद में किसी व्यक्ति के बजाय समाज के हित को प्राथमिकता दी जाती है। समाजवाद की नींव 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल जैसे विचारकों ने रखी। 1917 की रूसी क्रांति के बाद यूएसएसआर सोवियत संघ का पहला ऐसा देश बना जिसमें समाजवादी शासन व्यवस्था को अपनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई यूरोपीय देश में भी समाजवाद का प्रभाव बढ़ा।
समाजवाद का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि सामाजिक और समानता की स्थापना भी थी। समाजवाद की मुख्य विशेषता है कि सबसे पहले आता है कि उत्पादन के साधनों को समाज व राज्य का स्वामित्व, इसके साथ ही योजनाबद्ध और नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाना जिससे संसाधनों का न्याय संगत उपयोग किया जा सके। समाजवाद सभी नागरिकों को समान अवसर और सुविधाएं देने पर बल देता है ताकि किसी भी व्यक्ति पिछड़ न जाए। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य समाज में आर्थिक असमानता को समाप्त करना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। यह सुनिश्चित करना है कि निर्धन, श्रमिक, किसान व अन्य कमजोर वर्ग को राज्य द्वारा सहायता मिले, उन्हें समान अवसर प्राप्त हो। समाजवाद लाभ के स्थान पर सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देता है। अंत में हम कह सकते हैं कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो न्यायपूर्ण, समतामूलक और समृद्ध समाज के निर्माण की ओर अग्रसर है। विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से मानवाधिकारों की बुनियादी समझ को विकसित किया, लोकतंत्र के सिद्धांतों और कार्यप्रणालियों को समझा, उदारवाद और समाजवाद जैसी विचारधाराओं से परिचित हुए। मित्रों, यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके माध्यम से आप अपने ज्ञान की परख सकते हैं। मित्रों, आप अगर इस विषय में और अधिक जानकारी विकसित करने के लिए आप दिए गए संदर्भों का भी अध्ययन कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।